हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम लोगों ने फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था और पता किया था कि व्हाट इज फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड व्हाट इज केमिकल एडसॉर्प्शन। एंड इन दैट टॉपिक आई हैव टोल्ड यू दैट फिजिकल एडसॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच adsorbate and adsorbent are held together by van der Waals force of attraction, while chemical adsorption was the process in which the adsorbate and adsorbent are held together by chemical bonds, that is by covalent bonds or by ionic bonds. And we have also discussed the properties of physical adsorption and chemical adsorption in the form of the difference between physical adsorption and chemical adsorption. अब इसी एडसॉर्प्शन से रिलेटेड एक आइसोथर्म है जिसका नाम है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज दिस फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। आज हम ये देखेंगे कि ये फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोथर्म क्या है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं। अगर कोई गैस किसी एडसॉर्बेंट पर एडसॉर्ब हो रही है किसी डेफिनेट प्रेशर पर, तो उस गैस का कितना अमाउंट पर ग्राम एडसॉर्बेंट या डेफिनेट एडसॉर्बेंट के मास पर एडसॉर्ब हो रहा है किसी प्रेशर पर और टेम्परेचर पर, तो इसके लिए हम एक अगर कर्व ड्रॉ करें तो वो कहलाता है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। कैसे डिफाइन करेंगे? द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड बाय एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट क्या होता है? वो सॉलिड सब्सटेंस जिस पे गैस एडसॉर्ब होगी, एडसॉर्बेंट, और वो गैस क्या होगी? एडसॉर्बेट। So the variation of amount of gas adsorbed by adsorbent at pressure and particular temperature, मतलब प्रेशर लगाने पर क्या होगा? गैस एडसॉर्ब होगी, तो कितना अमाउंट उस प्रेशर पर एडसॉर्ब हो रहा है पर ग्राम एडसॉर्बेंट। टेम्परेचर आपका कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर या पर्टिकुलर टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ कर्व and known as adsorption isotherm। तो हम किसी गैस की कितना अमाउंट पर ग्राम एडसॉर्बेंट एडसॉर्ब हुआ है एक डेफिनेट प्रेशर पर, उस रिलेशन को अगर हम कर्व द्वारा शो करें तो इसको क्या कहते हैं? एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अब फ्रेंडलिच ने क्या बताया था? फ्रेंडलिच गेव द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड, किसमें रिलेशन बताया? क्वांटिटी ऑफ गैस एडसॉर्ब पर ग्राम एडसॉर्बेंट। क्वांटिटी ऑफ गैस इज x ग्राम, मास ऑफ एडसॉर्बेंट m। तो कितनी गैस पर ग्राम एडसॉर्बेंट एडसॉर्ब हो रही है वो वैल्यू हो गई x/m। इसको हमने एक एक्सिस पर ले लिया। एंड इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। इंटरमीडिएट रेंज प्रेशर का क्यों लिया वो आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये यहां से यहां इस प्रेशर पर जहां पर आपको वेरिएशन दिख रहा है, आप देखेंगे कि इनिशियली जो x/m है, वैल्यू ऑफ x/m, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है। और फिर हायर उस पर जाके जब ग्राफ आपका टॉप पे पहुंचा है उस समय भी x/m की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गई है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रही है। इस पर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर x/m प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x/m की वैल्यू फिक्स हो गई है, अब एडसॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ना तो हम इस हायर रेंज, मतलब जहां रेंज जिस पर आपका ये एडसॉर्ब होना बंद हो गया है, या यहां पर जहां डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, उन दोनों के बीच का जो रेंज है ये इंटरमीडिएट रेंज बोला जाएगा। तो उस इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एंड कैन बी गिवन बाय फार्मूला x/m इक्वल k p पे पावर 1/n। सॉरी,
तो x अपॉन m इक्वल हो गया k p पे पावर 1 अपॉन n। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूले की हेल्प से ये फार्मूला या ये एक्सप्रेशन है वो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को शो करता है। अब इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें देखिए ये जब ग्राफ ड्रॉ किया गया x अपॉन m और p के बीच में, तो इनिशियल प्रेशर लो प्रेशर पर x अपॉन m की वैल्यू प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। जब इंटरमीडिएट प्रेशर आया तो उस पर x अपॉन m की वैल्यू k इंटू पी पे पावर 1 अपॉन n। n ये कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट की नेचर पर डिपेंड करता है, गैस और एड्सॉर्बेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। तो x अपॉन m की वैल्यू p की पावर 1 अपॉन n के प्रोपोर्शनल है, p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। और इसी इंटरमीडिएट रेंज को, इस वाली रेंज पर जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, उसी को हमने कहा है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हियर x इज द मास ऑफ गैस एडसॉर्ब्ड ऑन m मास ऑफ एडसॉर्बेंट एट प्रेशर p। प्रेशर p पर x ग्राम जो गैस है वो m ग्राम एडसॉर्बेंट पर एब्सॉर्ब हुई है। k and n आर कांस्टेंट्स एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, मतलब एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। तो ये आपका जो रिलेशन निकल के आया है, इसको हम क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाता है। अब हम इक्वेशन जो 1 आई है इसका लॉग ले लें तो देखिए क्या आता है। नाउ टेकिंग लॉग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम लॉग ले लें तो वैल्यू आ जाएगी log x अपॉन m इक्वल log k प्लस 1 अपॉन n log p। इस इक्वेशन 1 का जब आपने लॉगरिथमिक लिया तो ये आपका इक्वेशन जो निकल के आया, इस इक्वेशन को हम मान लें इक्वेशन 2। अब देखिए ये इक्वेशन जो है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब y एक्सिस पे हम log x अपॉन m ले लें, x एक्सिस पर आपका log p ले लें, तो जो ग्राफ निकल के ग्राफ आएगा उसमें इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा आपका log k और स्लोप आएगा वो होगा 1 अपॉन n। n क्या होता है स्लोप और x क्या होता है, ये होता है इंटरसेप्ट। तो अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें, ये आपका वैल्यू यहां पे क्या ले लिया है, log, इस हमने एक्सिस पर log x अपॉन m ले लिया है और इस एक्सिस पर क्या ले लें, इस एक्सिस पर ले लिया हमने log p। और जब हमने log x अपॉन m और log p के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस सी टाइप की इक्वेशन आ गई। और हमको ग्राफ ड्रॉ करने पर ये ग्राफ मिला जिसमें ये स्लोप जो है, ये स्लोप इक्वल क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा 1 अपॉन n, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये इंटरसेप्ट क्या होगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा log k, इंटरसेप्ट है ये log k के बराबर होगा। तो इस तरह से अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि को फॉलो कर रही है तो हमारी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, वो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इस तरह से इस इक्वेशन की वैलिडिटी भी प्रूव हो जाती है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इस इक्वेशन की वैलिडिटी इससे प्रूव हो जाती है। कैसे, x अपॉन m और p की वैल्यू अगर आप इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो जो ग्राफ है वो कैसा आना चाहिए,
स्ट्रेट आना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो नीचे लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन की वैलिडिटी कैसे वेरीफाई करेंगे? वैलिडिटी ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी वेरीफाइड by plotting value of log x upon m against log p। अगर हम log x upon m और log p के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो क्या देगा? एक स्ट्रेट लाइन देगा। should give a straight line with intercept log k and slope इक्वल 1/n। तो इस तरह की अगर हमारी इक्वेशन आ रही है तो हमारा log x अपॉन m और log p के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ ड्रॉ करने से हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो इस बात को प्रूव करेगी कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका रहा फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखिए इस फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स की लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन आप नोट कर लें। पहले इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे लिमिटेशन इसकी देखते हैं। जैसा अभी आपको हमने बताया था कि इस ग्राफ में जो x अपॉन m की वैल्यू है वो k इक्वल p पे पावर 1/n कहाँ आती है? वो आती है इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर पर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है वो कुछ सर्टेन रेंज प्रेशर में ही एप्लीकेबल है, कुछ सर्टेन प्रेशर पर ही आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है, ये केवल फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो होती है वो एम्पेरिकल है, इसका कोई थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन नहीं है। तो ये दो इसकी लिमिटेशन है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन आइसोथर्म? तो हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। सबसे पहला एप्लीकेशन हम देखते हैं, नंबर 1, इन प्रिजर्विंग वैक्यूम। आपने घरों में फ्लास्क देखे होंगे जिनको थर्मस फ्लास्क आप बोलते हो, डेवार फ्लास्क बोले जाते हैं। तो उन फ्लास्क में
क्या होता है कि एक आपका अंदर ग्लास रखा होता है। कभी आपने देखा हो कि फ्लास्क के अंदर थर्मस फ्लास्क टाइप होता है, ग्लास का एक अंदर पॉट होता है और उसके अंदर चमकदार पॉलिश होती है, और अगर उसमें से अंदर वाले उस पॉट को बाहर निकाल के देखें तो आपने देखा होगा उस ग्लास के पॉट में नीचे एक इस तरह की टोंटी टाइप की निकली होती है। इस तरह का आपने देखा होगा वो, और यहां पर ये होता क्या है, इस तरह का होता है, और यहां आपने कहीं देखा होगा इस तरह का नीचे की तरफ होता है, जहां वो थोड़ा सा स्पेस जिससे ये टूट न जाए, ऐसा कहीं स्पेस हो। ये अब होता क्या है, जो खाली जगह होती है, इस खाली जगह में एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो एड्सॉर्बेंट होता है, और उस एड्सॉर्बेंट को भर दिया जाता है। अंदर क्या है, अंदर इसके पॉलिश है, और ये आपका इस तरह के बर्तन में रखा हुआ है। ये आपकी केटल बन गई। अब देखिए ये, अब इसमें क्या है कि आप इसको जब देखेंगे बर्तन को, तो इसमें ये जो टोटी सी लगी हुई है, इसमें क्या है, वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप से लगा के ये ग्लास का जो होता है साइड ट्यूब होती है, इस साइड ट्यूब को हम किससे जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं वैक्यूम पंप से, और इसको अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। फिर इसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल भर दिया जाता है, वो इसलिए भर दिया जाता है कि अगर कोई गैस इसके अंदर एंटर भी कर जाए। देखिए वैक्यूम जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है हीट का, तो वैक्यूम बना रहेगा, तो इसमें से जो गर्म आपकी जो भी चाय वगैरह दूध रखा हुआ है उसकी हीट बाहर नहीं आएगी। तो वैक्यूम क्रिएट रखने के लिए हम इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल भर देते हैं, जो एड्सॉर्बेंट का काम करता है और उसमें वैक्यूम को क्रिएट बनाए रखता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इन डेवार फ्लास्क एक्टिवेटेड चारकोल is placed between the walls of flask so that if gas enters into this vacant space it is absorbed by activated charcoal। तो ये आपका रहा वैक्यूम प्रिजर्व करने में इसका यूज रहा, आपका एड्सॉर्प्शन फिनोमेना का। नंबर 2, दूसरा आपका यूज है इन गैस मास्क। आपके जो माइंस में लेबर काम करती है उसको मास्क लगाया जाता है, जिससे अगर कोई पॉइजनस गैस अगर निकलती है उसमें से, तो वो एक्टिवेटेड चारकोल उस मास्क में होता है। या आपने देखा होगा पॉल्यूशन में, जो लोग दिल्ली वैली में पॉल्यूशन ज्यादा है, वहां पर लोग एक स्पेशल टाइप का मास्क लगा के निकलते हैं, उसमें आगे की तरफ का जो पार्ट होता है उसमें एक एक्टिवेटेड चारकोल और इस तरह का सब्सटेंस या कोई और सूटेबल एड्सॉर्बेंट लगा होता है, जो उन पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है, जिससे आप फ्रेश एयर भी ब्रीथ करते हैं। तो ऑल द गैस मास्क कंटेन सूटेबल एड्सॉर्बेंट सो दैट द पॉइजनस गैसेस प्रिफरेंटली एड्सॉर्ब्ड बाय दैट एड्सॉर्बेंट एंड air for breathing is purified. So this is the use of adsorption in the gas mask. तीसरा हम देखते हैं, थर्ड,
इन क्लैरिफिकेशन, आपकी जो शुगर होता है उसका क्लियर सॉल्यूशन करने के लिए क्लैरिफिकेशन करते हैं, इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है तो उस क्रिस्टलाइजेशन वाली शुगर में कुछ येलो मटेरियल मिला होता है, तो उस येलोनेस को खत्म करने के लिए हम एक सूटेबल एडसॉर्बेंट उस शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं। और पता है आपको क्या डालते हैं? नहीं पता। वैसे तो ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं, लेकिन अगर आपको विदाउट केमिकल शुगर को प्योरीफाई करना है, अच्छी क्वालिटी की जो शुगर आती है जिसमें बहुत ज्यादा व्हाइटनेस नहीं होती है, व्हाइट तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा व्हाइटनेस नहीं होती है, इतनी व्हाइटनेस नहीं होती है जैसे नील टिनोपाल लगा दिया हो, तो वो शुगर जो होती है वो एक्टिवेटेड चारकोल या एनिमल चारकोल से प्योरीफाइड होती है। एनिमल चारकोल क्या है कि जानवरों की जो हड्डियां होती हैं उनको एयर की एब्सेंस में हीट किया जाता है तो उनका चारकोल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एनिमल चारकोल। और उस एनिमल चारकोल के बेड्स बना के, परतें बना के उनके ऊपर से शुगर सॉल्यूशन डाला जाता है, तो वो एनिमल चारकोल उस येलोनेस को एब्सॉर्ब कर लेता है, तो इस तरह से शुगर डीकलराइज हो जाती है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? टू डीकलराइज द शुगर सॉल्यूशन इट इज ट्रीटेड विद animal charcoal which absorbs the undesirable colors present in the sugar solution, and hence we can get the white sugar without any impurity of color. This is the process of decolorization of sugar. तो इस तरह से हम इंडस्ट्रीज में जो शुगर का क्लैरिफिकेशन करते हैं, शुगर को जो प्योरीफाई करते हैं, उसका जो सबसे अच्छा मेथड है वो यही है। अगर आप बहुत ज्यादा व्हाइट शुगर, एकदम सफेद जैसे नील लगी हुई है, इस तरह की शुगर है, तो आप समझ लीजिए वो शुगर केमिकल द्वारा प्योरीफाई की गई है, वो आपके लिए खाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अगला है, फोर्थ पॉइंट है, इन कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, in control या to control humidity, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें भी सिलिका जेल, ये सिलिका जेल क्या है? आपने देखा, हमने बताया था कि आपने मोबाइल खरीदा हो या थर्मस फ्लास्क खरीदा हो या कुछ चमड़े की कुछ चीजें खरीदी हो, ना कोई भी चीज खरीदी हो, पर्स खरीदा हो या और कुछ चमड़े के जूते खरीदे हो, तो उन बॉक्सेस में आप देखिए व्हाइट कलर की पैकेट्स पड़े रहते हैं, और उन पैकेट्स के अंदर अगर उनको निकाल के देखें तो पोरस स्टोन्स टाइप के पड़े रहते हैं। These porous stones are silica gel, and these silica gel are very good adsorbents of moisture. तो इसलिए सिलिका जेल या एनिमला जेल को हम ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सिलिका एंड एल्यूमिना जेल्स आर यूज्ड एज एडसॉर्बेंट फॉर रिमूविंग द मॉइस्चर और कंट्रोलिंग humidity. Next, in curing disease, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन क्या करती है कि जर्म्स को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको किल कर देती है। So number of drugs are used to kill the germs by getting adsorbed on them. They absorb the germs on their surface and kill them. So many drugs have the property of absorbing and act as adsorbent and kills the germ by adsorbing on their surface. Next,
इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है? अगर रिएक्टेंट आपका सपोज करिए लिक्विड है और कैटालिस्ट आपका सॉलिड है, रिएक्टेंट आपका गैस है, कैटालिस्ट आपका सॉलिड है, तो इन दोनों का रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। So if the physical state of reactant and catalyst are different, then this type phenomena is called heterogeneous catalysis. तो जो heterogeneous catalysis का एक्शन है उसको भी हम एडसॉर्प्शन थ्योरी के बेस पे समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? मान लीजिए आपने प्लेटिनम कैटालिस्ट लिया, पीटी क्या है? ये कैटालिस्ट है। होता क्या है, इसकी सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इन फ्री वैलेंसीज पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एड्सॉर्ब केमिसॉर्प्शन भी हो सकता है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन भी हो सकता है। तो द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट बाय केमिकल बॉन्ड्स। Although these chemical bonds are not very stable, फिजिकल एडसॉर्प्शन भी हो सकता है, केमिकल एडसॉर्प्शन, लेकिन ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनने चाहिए। तो किसी सॉलिड पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि गैसेस या लिक्विड फॉर्म में है, उसके मॉलिक्यूल इस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। जब एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो उसकी सरफेस पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा। एंड यू नो दैट rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. So due to the increase the concentration on the surface of catalyst, the rate of reaction also increase. तो heterogeneous catalysis में भी आपका adsorption phenomena function में आता है। बहुत important है ये heterogeneous catalysis। तो heterogeneous catalysis क्या है? When the catalyst and reactant are in different phase, then this phenomena is called heterogeneous catalysis. And in this process, generally catalyst is solid and reactant is liquid or gas. On the surface of solid catalyst, the reactant gaseous molecules or liquid molecules are adsorbed and they come closer, and concentration on particular space or particular place, the concentration of reactant on particular place increases and rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants, so rate of reaction also increases. This is the heterogeneous catalysis. And last is Froth flotation process. नेक्स्ट चैप्टर जो एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जो इस ईयर में 2021 एग्जाम के लिए रिमूव कर दिया गया है, तो उसमें मेटल्स का या जो ओर्स हैं उनका प्योरिफिकेशन करने के लिए कई मेथड यूज हुआ करते हैं। और उस चैप्टर में जब हम प्योरिफिकेशन या कंसंट्रेशन ओर का करते हैं तो उस कंसंट्रेशन प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या हुआ करता है कि एक पानी से भरा हुआ टैंक है, इस टैंक में पाउडर्ड ओर डाला, क्या डाला? पाउडर्ड ओर प्लस पाइन ऑयल प्लस पोटेशियम एथिल ज़ैंथेट, और ये सब डाल के इसके अंदर एयर पास किया। इसमें क्या है? पाउडर्ड ओर है, पाइन ऑयल है, और ये क्या है? वाटर का टैंक है, वाटर है। इस पानी में क्या क्या डाल दिया? पाउडर्ड ओर, पाइन ऑयल और पोटेशियम एथिल ज़ैंथेट। ये मेथड काय के लिए है? ओर से इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए।
तो ये जो मेथड है वो इस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि जो ओर पार्टिकल हैं वो अपनी सरफेस पर ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी प्रॉपर्टी ऑयल एब्जॉर्ब करने की होती है, जब जिसकी वजह से वो हल्के हो जाते हैं और ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, और पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। जबकि गैंग कहते हैं इम्प्योरिटीज को, गैंग पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की होती है, और जब वो अपनी सरफेस पर वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो हैवी हो जाते हैं और हैवी होके नीचे बैठ जाते हैं। तो इन दिस वे fourth flotation process is very good example in which selective adsorption take place। selective का मतलब ये है कि जो और पार्टिकल्स हैं वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, गैंग पार्टिकल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और पार्टिकल ऑयल को एब्जॉर्ब करने की वजह से लाइट हो गए हैं, सरफेस पर आ गए हैं, जबकि गैंग पार्टिकल्स वाटर द्वारा एब्जॉर्ब हुए हैं और नीचे बैठ गए हैं। तो these are some important applications of adsorption isotherm। तो ये सारे जो आपके एप्लीकेशन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन एप्लीकेशंस को आप नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब हम आगे जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो कैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर कैटालिस्ट एंड व्हाट आर देयर टाइप्स एंड द catalysis is of how many types? So in the next lecture we are going to discuss about the catalyst and catalysis. Thank you.